महान सम्राट हर्षवर्धन ने एक शक्तिशाली राजा के रूप में अपने साम्राज्य का विस्तार किया, जिनका साम्राज्य उत्तर पश्चिमी भारत से उड़ीसा बंगाल तक फैला था। हर्षवर्धन का साम्राज्य सामंतों के संगठन पर आधारित था। हर्ष की मृत्यु के बाद उत्तरी भारत की एकता खंडित हो गई। सभी सामंतों ने आपस में युद्ध करने शुरू कर दिए, जिस कारण एक वृहद शक्तिशाली राज्य के स्थान पर अनेक छोटे छोटे एवं दुर्बल राज्यों का उदय हुआ। ये राज्य आपसी शत्रुता में इतने उलझ गए कि विदेशी आक्रमण का अंदाजा भी नहीं लगा पाए, और इसी कमजोरी का लाभ अरबों ने उठाया। अरबों का पहला सफल आक्रमण सिंध पर था। आखिर अरबों ने अपना रुख भारत की तरफ क्यों किया? क्या कारण रहा होगा अरबों का भारत पर आक्रमण करने का? दरअसल अरबों के आक्रमण करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक, आर्थिक और राजनीतिक थे। तलवार की शक्ति पर इस्लाम का प्रचार और लूटपाट करना था। सिंध पर आक्रमण भी इसी उद्देश्य से किया गया था। इसके अतिरिक्त भारत की संपन्नता से अरबों में उत्पन्न लालच ने भी आक्रमण करने के लिए प्रोत्साहित किया। सिंध के शासक दाहिर द्वारा लुटेरों को संरक्षण देना अरब आक्रमण का तत्कालिक कारण था। सिंध पर आक्रमण करने से पूर्व अरबों ने 637 ईस्वी में मुंबई के समीप थाना पर आक्रमण किया और इसके बाद पश्चिमी तट पर लगातार आक्रमण करते रहे, परंतु उन्हें सफलता प्राप्त नहीं हुई। भारतीय क्षेत्रों पर अरबों का सफल आक्रमण 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सिंध पर हुआ। मोहम्मद बिन कासिम बसरा के गवर्नर अल हजाज का सेनापति था। इस समय सिंध का शासक दाहिर था। इससे पहले अरब मकरान और बलूचिस्तान पर अधिकार कर चुके थे। हर्ष के देहांत के बाद भारत की राजनीतिक स्थिति ठीक नहीं रही और उत्तर भारत में भी कोई केंद्रीय राजनीतिक शक्ति नहीं थी। दाहिर भी कोई लोकप्रिय शासक नहीं था, जिसके कारण सिंध पर अरबों का अधिकार हो गया। इसके अगले साल अरबों ने मीर कासिम के नेतृत्व में मुल्तान पर 713 ईस्वी में अधिकार कर लिया, जहां से अरबों को अपार सोना प्राप्त हुआ और अरबों ने मुल्तान को स्वर्ण नगरी कहा। अरबों का सिंध पर विजय प्राप्त करने की जानकारी 9वीं सदी के लेखक बिलादुरी की रचना किताब फुतुल अल बलदान तथा एक अज्ञात लेखक की रचना चचनामा से प्राप्त होती है। मोहम्मद बिन कासिम ने विजय हासिल करने के बाद भारत में पहली बार जजिया कर लगाया। अरबों ने सिंध पर अधिकार करने में सफलता हासिल की, परंतु वे भारत में एक स्थायी राज्य स्थापित करने में असफल रहे। खलीफा, जो उस वक्त इस्लामी कानून से चलने वाली राजकीय व्यवस्था का शासक था, इनकी विलासिता और दुर्बलताओं ने भारत में इस्लाम के नेतृत्व को अरबों के हाथों से खो दिया। पहले ईरानियों ने उस नेतृत्व को अपने हाथों में लिया और उनके बाद इस्लाम का नेतृत्व तुर्कों के हाथों में आ गया। साल 870 में याकूब नामक व्यक्ति ने जाबुलिस्तान जीत लिया और वहां की प्रजा को मुसलमान बना दिया गया। इसके बाद अल्पतगीन ने गजनी पर अधिकार करके गजनवी वंश की नींव डाली। गजनवी मूलतः ईरानी थे। तुर्क क्षेत्र में बसने के कारण वे तुर्क कहलाए। अल्पतगीन के बाद उसके दास और दामाद सुबुकतगीन ने 977 ईस्वी में गद्दी पर अधिकार कर लिया। गजनी का पड़ोसी हिंदू शाही वंश का शासन था, जो जलालाबाद से सरहिंद और कश्मीर से मुल्तान तक फैला था। हिंदू शाही शासक जयपाल ने अपनी सीमा पर उभरती इस शक्ति को दबाने के लिए अल्पतगीन पर आक्रमण किया, परंतु विफल रहा। सुबुकतगीन के शासक बनने के बाद हिंदू शाही राज्य पर 990-91 में आक्रमण किया और जलालाबाद एवं काबुल को गजनी का हिस्सा बना लिया। इस प्रकार 10वीं सदी के अंत तक भारत के जाबुलिस्तान और अफगानिस्तान हाथ से निकल गए और भारत पर तुर्कों का आक्रमण अगला स्वाभाविक कदम था। सुबुकतगीन के बाद उसका पुत्र महमूद सुल्तान की उपाधि लेकर 999 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा। महमूद गजनवी, जिसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और भारी नुकसान पहुंचाया। महमूद के आक्रमण के समय दक्षिण में चोल चालुक्य, काबुल एवं पंजाब में हिंदू शाही, मुल्तान में करमाथी, सिंध में अरब, कश्मीर में लोहार वंश, कन्नौज में प्रतिहार, बंगाल में पाल वंश,
दिल्ली में तोमर, मालवा के परमार आदि वंशों का शासन था। महमूद गजनी के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य धन लूटना था। महमूद के आक्रमणों के कारण उत्तर भारत असुरक्षित हो गया और किसी शक्तिशाली राजवंश के उभरने की संभावना बिल्कुल खत्म हो गई। महमूद गजनवी ने लूटपाट के इरादे से हमले किए और कई मंदिरों को विध्वंस किया, जिनमें से एक है गुजरात में स्थित सोमनाथ का मंदिर, जिस पर गजनवी ने 1025 में आक्रमण किया। पवित्र शिव मंदिर को नष्ट करके भयंकर कत्लेआम मचाया और अपार सामग्री लूट में प्राप्त की। महमूद गजनवी का भारत पर अंतिम आक्रमण 1027 में माना जाता है। महमूद के आक्रमणों से भारत के राजवंश दुर्बल हो गए और मुस्लिम आक्रमणों के लिए यहाँ के द्वार खुल गए। गजनवी और सल्जूक साम्राज्य के बीच स्थित गौर एक छोटा सा राज्य था, जिसके निवासी महायानी बौद्ध थे। महमूद गजनवी ने इस क्षेत्र पर इस्लामीकरण किया। कालांतर में गौर शासक अलाउद्दीन हुसैन शाह ने गजनी पर अधिकार कर लिया और जब 1163 ईस्वी में गयासुद्दीन मोहम्मद को गौर की गद्दी मिली तो तुर्क परंपरा का पालन करते हुए अपने छोटे भाई मुइजुद्दीन मोहम्मद को गजनी की गद्दी सौंप दी। यही आगे चलकर मोहम्मद गौरी के नाम से प्रसिद्ध हुआ। मोहम्मद गौरी ने 1175 ईस्वी में मुल्तान पर आक्रमण करके वहां अधिकार कर लिया। 1178 ईस्वी में उसने गुजरात के नहरवाला पर आक्रमण किया, परंतु चालुक्य वंशीय शासक मूलराज के भाई भीम द्वितीय ने उसे आबू पर्वत के पास बुरी तरह पराजित किया। इस युद्ध में चालुक्यों ने चौहानों से मदद मांगी थी, जो उन्हें नहीं मिली। 1185 ईस्वी में गौरी ने सियालकोट पर आक्रमण किया तथा 1186 ईस्वी में लाहौर के मलिक खुसरो को हराकर पंजाब पर अधिकार कर लिया। गुजरात में हार जाने के बाद गौरी ने पंजाब के रास्ते भारत में प्रवेश करने का प्रयास किया। परिणाम स्वरूप अजमेर के चौहान शासक राय पिथौरा के नाम से प्रसिद्ध पृथ्वीराज तृतीय से उसका सामना 1191 में बठिंडा के निकट तराइन के मैदान में हुआ, जिसमें गौरी बुरी तरह हारा, जिसे तराइन का प्रथम युद्ध कहा जाता है। इसके बाद गौरी ने पूरी तैयारी के साथ 1192 ईस्वी में दोबारा आक्रमण किया। इस बार तराइन के मैदान में पृथ्वीराज की हार हुई। हसन निजामी ने तराइन के युद्ध का उल्लेख ताजुल मासीर में किया। यह युद्ध भारतीय इतिहास के निर्णायक युद्धों में से एक था। इसने भारत में तुर्क सत्ता की नींव डाली। इस युद्ध में राजपूतों को भारी नुकसान हुआ। मुइजुद्दीन मोहम्मद गौरी ने 1194 ईस्वी में दोबारा आक्रमण करके उत्तर भारत के शक्तिशाली माने जाने वाले कन्नौज के गहड़वाल वंशीय शासक जयचंद्र को इटावा के निकट चंदावर में पराजित किया और 1198 ईस्वी में कन्नौज पूरी तरह तुर्कों के नियंत्रण में आ गया। बहुत जल्द ही तुर्क सत्ता लगभग पूरे भारत में प्रभावी हो गई। मोहम्मद गौरी ने अपने दास कुतुबुद्दीन ऐबक को भारत में अपना प्रतिनिधि बनाया, जिसने भारत में गुलाम वंश की नींव रखी। 1206 ईस्वी में खोखरों के साथ युद्ध करते हुए मोहम्मद गौरी मारा गया। मोहम्मद गौरी के आक्रमणों के उद्देश्य को मोहम्मद बिन कासिम और महमूद गजनवी के उद्देश्यों से जोड़कर देखा जा सकता है, परंतु मोहम्मद गौरी के आक्रमण स्थायी साबित हुए। मोहम्मद गौरी ने भारत में नए राज्यों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया। इसके आक्रमण से गुलाम वंश की स्थापना हुई। इसके सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक तथा धार्मिक प्रभाव व्यापक रूप से सामने आए। भारत में इंडो इस्लामिक कला तथा इस्लामिक संस्कृति का विकास होने लगा। नवीन शासन पद्धति के द्वारा केंद्रीकरण तथा शहरीकरण में विकास देखा जा सकता है। इन सब के बाद हम देख सकते हैं कि किस तरह भारत में तुर्क सत्ता की स्थापना हुई। आपने आज जाना कि भारत में किस तरह अरबों एवं तुर्कों का नियंत्रण हुआ। आज की यह वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आप ऐसी बेहतरीन वीडियो देखना चाहते हैं तो एंड स्क्रीन पर क्लिक करें। मिलते हैं नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।